अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सिस्टम जो कि है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारी जिस्म की 3 तरह की नालियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारी आर्टरीज़ आ जाती हैं। आर्टरीज़ हमारी वो खून की नालियाँ होती हैं जो कि दिल से खून को बाकी जिस्म तक पहुँचाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेसल्स में आ जाती हैं वेन्स। वेन्स हमारे पास वो खून की नालियाँ होती हैं जो कि हमारे जिस्म से गंदा खून लेकर हमारे दिल तक वापस पहुँचाती हैं। थर्ड आ जाती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारे पास आर्टरीज़ और वेन्स के दरमियान मौजूद छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं जो कि आर्टरीज़ और वेन्स के दरमियान एक कनेक्शन बनाती हैं। तो हमारे जिस्म में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं और ये ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं, हमारे जिस्म में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। हम चलते हैं हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की मल्टीपल बीमारियों की तरफ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हाइपरटेंशन, जिसको हम नॉर्मल ज़बान में हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी कहते हैं। हाइपरटेंशन हमारे पास एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे खून का जो प्रेशर है जो कि आर्टरीज़ के ऊपर पड़ता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमारे पास हाइपरटेंशन 2 टाइप की होती है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है हमारे पास ये कॉमन टाइप की होती है और इसका एग्जैक्ट रीज़न जो है वो आज तक हमें पता नहीं चला है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारे पास आती है, ये किसी भी दूसरी बीमारी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाए तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे हमारी जो किडनीज़ हैं ये हमारे जिस्म में मौजूद नमकियात को फ़िल्टर करती हैं। अगर किडनी की कोई बीमारी हो जाएगी और हमारे जिस्म में मौजूद नमकियात फ़िल्टर नहीं होंगी तो क्या होगा, खून के अंदर नमकियात की ज़्यादती हो जाएगी। उस ज़्यादती से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर सकता है। तो इस तरह के ब्लड प्रेशर राइज़ करने को हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब हो जाएं, जैसा कि हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं जिनमें हमारे पास कॉर्टिसोल आ जाता है, केटकोलामाइंस आ जाते हैं, तो ये हार्मोन्स जो हैं हमारे पास ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात होती हैं वो भी हाइपरटेंशन जो है कॉज कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में डेवलप होता है और सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है या किसी दूसरी बीमारी की वजह से अगर बीपी हाई हो रहा हो तो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। यही हमारे पास इसके कॉजेज आ जाएंगे। लाइफस्टाइल फैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी डाइट आ जाती है, फिजिकल इनएक्टिविटी है तो वो आ जाएगा, स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अगर हम देखें हमारे पास जो हमारी ब्लड प्रेशर की जो रेंजेस आती हैं इनमें हमारे पास एक हेल्दी ब्लड प्रेशर की जो रेंज है इसमें हम 2 पॉइंट्स को देखते हैं। ब्लड प्रेशर का आला जिसमें हमारे पास हम एक तो ऊपर की वैल्यू को मेजर करते हैं और उसके बाद हम एक नीचे वाली वैल्यू को मेजर करते हैं। अब उसमें क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर करते हैं। ये ब्लड प्रेशर उस वक्त पर मेजर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, यानी कि हार्ट सिकुड़ रहा हो और ब्लड जो है वो अपने अंदर से बाहर निकाल रहा हो। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास वो ब्लड प्रेशर आता है जब हार्ट रिलैक्स हो रहा हो, यानी कि वो ब्लड पंप नहीं कर रहा है, वो इस टाइम जो है रिलैक्स है। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल रेंजेस आ जाती हैं। हेल्दी ब्लड प्रेशर हमारे पास लेस देन 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर का यूनिट है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक हेल्दी इंसान के अंदर लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए। अब अगर हम बात करें एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की, यानी कि ब्लड प्रेशर जो बड़ा होता है वो 120 से 120 हो सकता है। अब इसमें ये होता है कि अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है और डायस्टोलिक जो है वो नॉर्मल है या हमारे नॉर्मल के करीब है तो उसका मतलब हमारे पास ये होता है कि ब्लड प्रेशर फिर भी बढ़ा हुआ ही है, तो उसको हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 के अंदर हमारे पास ब्लड प्रेशर की जो रेंज आती है वो 130 से 139 और डायस्टोलिक 80 से 89 आ जाता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में हमारे पास ब्लड प्रेशर 140 या इससे भी ज़्यादा हो जाता है और जो हमारा डायस्टोलिक है वो 90 या इससे भी आगे बढ़ जाता है। सबसे एंड पे हाइपरटेंशन क्राइसिस आ जाते हैं। अगर 180 से ऊपर चला जाए तो हाइपरटेंशन को फौरी वक्त पर कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज़ ये हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर भी कॉज कर सकता है। इसमें हमारे पास जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 से भी ऊपर समटाइम्स जो है वो चला जाता है। अब हम आगे चलते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, हमें स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डिजीज़ हो सकती है ब्लड प्रेशर राइज रहने की वजह से, और दूसरे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। ब्लड प्रेशर जिस आले से मेजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्विग्मोमैनोमीटर। अब हमारे पास जब भी ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करना होता है तो हम सिर्फ एक सिंगल रीडिंग के ऊपर डायग्नोज नहीं करते, हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और उसके बाद जो है हम ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करते हैं। अगर किसी का परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है तो फिर हम जो है उसको डायग्नोज करेंगे कि उसको हाइपरटेंशन का इशू है। इसके अलावा हम एडिशनल टेस्ट करवा सकते हैं कि कहीं कोई ऑर्गन डैमेज तो नहीं हुआ, जैसे हमने अभी किडनी की बात की थी, तो कहीं कोई किडनी का मसला तो नहीं है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम अंडरलाइंग कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे पास रिजॉल्व हो सकती हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल मैनेज कर लें। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन को रिजॉल्व करने के लिए या ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेकर आएँ। इसमें सबसे पहले आ जाती है पेशेंट की डाइट, जिसमें हमारे पास हाइपरटेंशन के लिए डाइट आती है जिसको हम बोलते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास पेशेंट को हम ज़्यादातर सैलड्स या फ्रूट या पानी हम पीने को, या फ्लूइड्स, किसी भी किस्म के फ्लूइड्स पेशेंट ले सकता है, जूसेस ले सकता है, या फिर जो है कोकोनट वाटर, इस तरह की बहुत सारी अशिया का इस्तेमाल कर सकता है जो कि फ्लूइड्स में आती हैं हमारे पास। और नमक और फ़ैट जो है वो पेशेंट ने कम कंज्यूम करना होता है। हेल्दी फैट पेशेंट कंज्यूम कर सकता है, जिसमें हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाते हैं, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास फ़िश आ जाती है, ऑलिव ऑयल आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो पेशेंट को हम कंज्यूम करने के लिए सजेस्ट करेंगे। बाकी जो हमारे पास घर का आम कुकिंग ऑयल होता है वो सब चीज़ें जो है वो हम लोग उन पेशेंट की बंद करवा देंगे। साथ में ही पेशेंट का नमक जो है वो हमने 2300 मिलीग्राम, जो कि 1 टीस्पून के तकरीबन बराबर होता है, तो हमने कोशिश करनी है कि पेशेंट 1 टीस्पून से ज़्यादा नमक जो है वो अपने पूरे दिन के अंदर ना कंज्यूम करें। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि हम पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी सजेस्ट करते हैं। पेशेंट को खाने के लिए हम प्रोटीन्स वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग लो फैट प्रोटीन जो है वो सजेस्ट करेंगे, जिसमें दालें आ जाती हैं, चिकन आ जाता है, फ़िश आ जाती है। फ़िश के अंदर चूँकि हमारे पास जो है वो ओमेगा 3 मौजूद होता है, इसलिए हम डाइट के अंदर जो है वो फ़िश को भी सजेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पेशेंट का अगर वेट ज़्यादा है तो वो हम रिड्यूस करवाएंगे। अल्कोहल अगर लेता है या स्मोकिंग कर बंद करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मेडिकेशंस। मेडिकेशंस हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह की इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डायरेटिक्स। डायरेटिक्स वो अद्वियात होती हैं जो कि जिस्म से पेशाब का इखराज जो है वो ज़्यादा करती हैं। क्योंकि हाइपरटेंशन क्या होता है कि हमारे जिस्म में नमकियात यानी कि सोडियम का हाई लेवल हो जाता है, इस वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। तो हम क्या करते हैं, हम पेशाब का इखराज ज़्यादा करवा के वो जो नमकियात है उसको जिस्म से खारिज करवा देते हैं। तो ऐसी अद्वियात जो पेशाब का इखराज ज़्यादा करवाएं उनको हम डायरेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इसके साथ हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ जाते हैं कि हमारे पास वो अद्वियात होती हैं जो कि खून की नालियों को सिकुड़ने से रोकती हैं, क्योंकि अगर खून की नालियाँ सिकुड़ेंगी तो उसके साथ साथ जो है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन, जैसे मैंने केटकोलामाइंस का नाम लिया था पहले, ऐसे हार्मोन्स को जो है वो रिलीज़ होने से रोकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब कैल्शियम हमारे जिस्म में हमारे पास हमारी मसल एक्टिविटी में भी आता है। कैल्शियम क्या करता है, हमारे पास हमारे मसल्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट करवाने में, यानी मसल्स के हेल्प करता है कि कैल्शियम जो है हमारी खून की नालियों के जो मसल्स हैं उनको भी सिकुड़ने में जो है वो हेल्प करता है। तो क्या होगा, समटाइम्स क्या होता है हमारे पास कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा ब्लड वेजल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाना स्टार्ट करवा देता है। तो उसके लिए हम उनके अगेंस्ट मेडिसिन जो है वो हम सजेस्ट करते हैं, ताकि हमारी ब्लड वेजल्स रिलैक्स रहें और खून जो है वो बिना ज़्यादा प्रेशर के ईजिली जो है वो मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल मैनेज करने के साथ साथ हमारे पास हम रेगुलरली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर रखते हैं। ब्लड प्रेशर जब रेगुलरली मॉनिटर रहेगा तो उसके साथ साथ हमारे पास जो है हम अगर कोई भी ब्लड प्रेशर की ज़्यादती या कमी, उसको भी हम साथ में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रिवेंशन वगैरह करवा सकते हैं। पेशेंट को आम तौर पे हम एजुकेशन दे सकते हैं ताकि वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखें, स्ट्रेस और अपना जो है वो मैनेज रखें स्ट्रेस को, और रेगुलर चेकअप्स जो है वो ब्लड प्रेशर के करवाते रहें, या घर पर जो है वो अपना ब्लड प्रेशर के जो आलात मौजूद हैं तो उनसे ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलरली चेक करके अपना एडजस्टमेंट करवा सकता है अपनी मेडिसिन में या अपने ओवरऑल हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास आ जाती है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ये हार्ट डिजीज़ है जिसमें हमारे हार्ट के अंदर इस्कीमिया हो रहा है। अब इस्कीमिया हमारे पास ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कह सकते हैं। कोरोनरी का टर्म हम हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार्डियक या कार्डियो का टर्म हम हार्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कोरोनरी जो है वो हमारे पास हार्ट के लिए टर्म यूज़ होती है। अब कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरीज जो दिल को खून सप्लाई करती हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज हमारे पास कहलाती हैं। अब इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में क्या होता है कि समटाइम्स हमारे जिस्म में फ़ैट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो फ़ैट जो है इससे भी नालियों का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, तो दिल तक खून नहीं पहुंच पाता, और दिल तक खून नहीं पहुंच पाता हमारे पास, तो खून के साथ जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे दिल तक, तो वो जो है दिल के मसल्स या दिल के हमारे पास जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हार्ट मसल्स के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी हमारे पास नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। और जो फैटी डिपॉजिट्स या फैट बिल्डअप होता है आर्टरीज के अंदर, इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की सब टाइप्स आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंजाइना।
एंजाइना हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें हार्ट तक जो है वो ऑक्सीजन कम मिकदार में पहुंच रही है। जितनी नॉर्मल मिकदार में ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए उससे कम मिकदार में हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हार्ट तक जा रही है। दूसरा आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम सिंपली हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जिस्म के दिल के किसी भी एक हिस्से तक हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन बिल्कुल ही पहुंचना अगर बंद हो जाए तो वो हमारे पास हार्ट अटैक कहलाता है। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होती है, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हमारे पास या हार्ट अटैक में हमारे पास क्या होता है कि एक कंप्लीट पोर्शन ऑफ हार्ट जो है वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचना ही ख़त्म हो जाती है। अब रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास स्मोकिंग आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटिक पेशेंट्स को भी हार्ट डिजीजेस या हमारे पास जो है वो इस्कीमिया हो सकता है, और वो लोग जिनका लाइफस्टाइल इनएक्टिव है उनके अंदर भी जो है ये मसाइल हो सकते हैं। अब इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम करवा सकते हैं पेशेंट का, स्ट्रेस वगैरह हम पेशेंट का देख सकते हैं, या इमेजिंग स्टडीज़ की तरफ हमने जाना है तो हम एंजियोग्राफी करवा सकते हैं पेशेंट की। एंजियोग्राफी बेसिकली क्या होता है, हम खून की नालियों के रास्ते कैमरा जो है वो अंदर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाएगी। मेडिकेशन जो है वो हमारे पास सेम हमारे पास इस्तेमाल होंगी। एक मेडिकेशन हम और इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास आती है एंटी प्लेटलेट एजेंट्स। प्लेटलेट्स हमारे जिस्म में खून को जमाने का काम करते हैं, को पतला करने के लिए एंटी प्लेटलेट एजेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं, यानी कि हम सर्जरीज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी छोटी सी ट्यूब के थ्रू हम जो नालियाँ बंद हुई होती हैं या तंग हुई होती हैं उनको हम खोलने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है स्टंट में यूजुअली हमारे पास एंजियोप्लास्टी के ही प्रोसीजर का पार्ट आता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्यूब जो है वो हम इंसर्ट कर देते हैं, और वो ट्यूब वहाँ पर इंसर्ट नाली के अंदर इंसर्ट ही रहती है ताकि नाली का रास्ता जो है वो हमारे पास खुला रहे। थर्ड आ जाता है बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो नालियाँ बिल्कुल बंद हो चुकी हुई हैं, हम किसी दूसरी नाली को दिल की तरफ जो जाती है उसको हम लोग एक नया रास्ता बना देते हैं ताकि दिल की तरफ जाने वाला जो खून है वो ना रुके। तो ये हमारे पास 3 तरह के प्रोसीजर आ जाते हैं जो कि हम कर सकते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में। अब हम देखते हैं ये टेबल जिसमें एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले हम इसकी पैथोलॉजी देखते हैं। पैथोलॉजी का मतलब है कि वो बीमारी किस तरीके से जिस्म के अंदर हो रही है, उसकी स्टडी को हम पैथोलॉजी कहते हैं। तो एंजाइना के अंदर क्या है हमारे पास कि ऑक्सीजन नैरोड आर्टरीज़ की वजह से कम ऑक्सीजन जो है वो दिल तक पहुँच रही है। और अगर आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को देखें तो हमारे पास आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन दिल तक पहुँच ही नहीं रही है, या दिल के एक हिस्से तक जो है, किसी भी एक हिस्से या एक से ज़ायद हिस्से तक जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। कॉजेज़ देखें तो हमारे पास एंजाइना की जो पेन होती है वो एक्सर्शन, एक्सरसाइज या स्ट्रेस की वजह से जो है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ देखें तो उसमें एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं होती, रेस्ट पर भी जो है वो पेन स्टार्ट हो सकती है। सिम्टम्स की तरफ देखें तो हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन एक मेडिसिन है जो कि आर्टरीज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो एंजाइना के पेशेंट में नाइट्रोग्लिसरीन वर्क करती है, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में नाइट्रोग्लिसरीन वर्क नहीं करती। इसके अलावा हमारे पास बायोमार्कर्स आ जाते हैं। बायोमार्कर्स हमारे जिस्म के अंदर मौजूद वो केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी डिज़ीज़ की सिचुएशन में राइज़ कर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एक बीमारी है या नहीं है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की सूरत में हम ट्रोपोनिन को देखते हैं। ट्रोपोनिन हमारे हार्ट के मसल्स के अंदर मौजूद एक प्रोटीन है। अगर हार्ट अटैक होता है तो ये प्रोटीन ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाती है, लेकिन अगर सिर्फ एंजाइना है हमारे पास तो उसके अंदर ये प्रोटीन जो है ब्लड के अंदर राइज नहीं करेगी। नॉर्मल जो ट्रीटमेंट हमारे पास आती है एंजाइना के लिए वो है नाइट्रोग्लिसरीन, एस्पायरिन का इस्तेमाल हो जाता है, और एंटी कोएगुलेंट्स का इस्तेमाल होता है। एंटी कोएगुलेंट्स खून को पतला करने वाली अद्वियात का नाम है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम एंजाइना की अगर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात करें तो हमारे पास कार्डियक कैथेटराइजेशन एक तरीका है। इसमें हम एक छोटी सी ट्यूब को जो है वो नालियों के रास्ते से गुजारते हैं, और उसके थ्रू जो है हम चेक करते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास एक डायग्नोसिस का प्रोसीजर है जिसमें हम एक स्टेन डाल देते हैं एक छोटी सी ट्यूब पर, और उसको हम आर्टरीज़ के थ्रू गुजारते हुए दिल की तरफ लेकर जाते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। इसके अलावा स्टंट और बाईपास हमारे पास जो है ये सारी सर्जरीज हो सकती हैं। हमारे पास जो है थ्रोम्बस, अगर खून का कोई क्लॉट बन जाए तो हम उसको थ्रोम्बस कहते हैं। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का मतलब है कि उस खून के क्लॉट को ख़त्म करना या तोड़ना, तो वो हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कार्डियोमायोपैथी।
कार्डियो अगेन हमारे पास हार्ट के लिए टर्म यूज़ होती है। मायो MYO ये टर्म हार्ट के या हमारे जिस्म के अंदर किसी भी मसल्स के लिए हम मायो का टर्म यूज़ करते हैं। और पैथी अगर हम किसी बीमारी को डिनोट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पैथी या पैथोलॉजी का हम नाम यूज़ करते हैं। कार्डियोमायोपैथी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे हार्ट के मसल्स अफेक्ट होते हैं। अब इसमें भी हमारे पास इस्कीमिया की वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती और हमारे पास जो है वो खून प्रॉपर नहीं जाता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट के मसल्स जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि अपना वर्क छोड़ दें और हार्ट फेलियर की तरफ चले जाए। इसकी कुछ टाइप्स आती हैं हमारे पास। सबसे पहली है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेशन का जैसे कि हमने मतलब पढ़ा, किसी भी चीज़ के खुलने को हम डायलेशन कहते हैं। तो हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि ये चैम्बर्स डायलेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं और हार्ट जो अपना पंपिंग का फंक्शन है, यानी कि हार्ट ने सुकड़ के जो खून को बाहर निकालना है, वो वाला फंक्शन जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। अब इसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं। इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कोई मौरूसी बीमारी की वजह से हो सकता है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हो सकता है, या कुछ अद्वियात भी इसको कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। अगर आप सिम्पटम्स को देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है फटीग, सांस लेने में दुश्वारी और टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है। सेकेंड टाइप आ जाती है हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है अगर कोई भी चीज़ अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए या कोई भी हमारी बॉडी का टिश्यू या कोई ऑर्गन या कोई पार्ट हमारे बॉडी के अंदर साइज़ में इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब है कि इसमें हमारे पास जो हार्ट के मसल्स हैं वो थिक हो जाते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें हमारे हार्ट के जो चौथा खाना आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके अंदर जो मसल्स हैं वो हमारे पास थिक हो जाते हैं। अब थिकनेस से क्या होगा हमारे पास कि क्योंकि मोटाई ज़्यादा हो गई है तो मोटाई ज़्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ये हमारे पास जीन्स के अंदर ऑल्टरेशंस की वजह से भी हो सकता है, मौरूसी भी हो सकता है और लाइफ के साथ साथ जो है ये चीज़ डेवलप भी हो सकती है। सिम्पटम्स की बात करें तो हमारे पास इसमें चेस्ट पेन आ जाती है, सांस लेने में दुश्वारी आ जाती है, फटीग आ जाती है और हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब है रोकना। तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है कि हार्ट मसल जो है वो सख्त हो जाते हैं और खून को एक्सेप्ट करना और खून को पंप करना, ये दोनों जो हमारे पास जो हार्ट का फंक्शन आता है, ये दोनों फंक्शन ही हार्ट के इसके अंदर डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाती हैं कॉजेज़ के तौर पे। सबसे पहली है हमारे पास अमाइलॉइडोसिस। अमाइलॉइड हमारे पास एक प्रोटीन पाई जाती है जो कि हमारे खून के अंदर अगर बढ़ जाए तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के अंदर जो है ये जाके बिल्डअप होना स्टार्ट कर देती है और उन टिश्यूज़ का फंक्शन जो है वो या उस ऑर्गन का फंक्शन जो है ये डिस्टर्ब कर देती है। इसी तरह हमारे पास सार्कोइडोसिस है। सार्कोइडोसिस में क्या होता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ अफेक्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हमारी बॉडी का एक सपोर्ट सिस्टम है जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे पास तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो सिस्टम है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि सिम्पटम्स क्या होते हैं, फटीग आ जाती है, स्वेलिंग जिस्म के ऊपर नज़र आएगी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी। इसका डायग्नोसिस भी बिल्कुल हम पहले की तरह ही करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इमेजिंग टेस्ट आ जाएंगे हमारे पास, या इसमें हम क्योंकि ये मौरूसी बीमारी है तो जेनेटिक टेस्टिंग भी इसके अंदर जो है वो की जा सकती है। मेडिकेशंस हमारे पास वो आएंगी जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। जब सर्कुलेशन खून की नालियों के अंदर प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है, हमारे जिस्म में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब ये जो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उसको कम करने के लिए भी हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए भी हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की मेडिसिन कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ डिवाइसेस को हम इम्प्लांट कर सकते हैं जो कि हमारी हार्ट रिदम्स को जो है या हार्ट बीट्स को रेगुलेट कर सकती हैं। इसमें एक आ जाता है हमारे पास पेसमेकर और दूसरा हमारे पास आ जाता है डिफिब्रिलेटर्स। सर्जिकल इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो अगर हार्ट वॉल्व अफेक्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि मसल्स की बात हो रही है तो हार्ट वॉल्व जो है वो मेनली अफेक्ट हो सकते हैं, तो हार्ट वॉल्व को रिपेयर किया जा सकता है सर्जरीज के थ्रू, या समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा खराबी हो चुकी हुई है हार्ट वॉल्व के अंदर तो उनको रिप्लेस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर बिल्कुल ही हार्ट काम करना बंद हो चुका हुआ है तो हमारे पास आखिरी हल बचता है हार्ट ट्रांसप्लांट। तो वो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू जो है फिर एक किसी दूसरे इंसान का दिल जो है वो आपके पेशेंट के जिस्म के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है। अब इसमें हमारे पास इन सब के साथ-साथ जो है लाइफ़स्टाइल जो है मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और जो भी डॉक्टर वगैरह हैं उनके साथ फ़ॉलो अप करना जो है वो हमारे पास बहुत ज़रूरी है। इससे अगली बीमारी हमारे पास आ जाती है कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।
अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि खून अगर बिल्कुल ही पंप होना बंद हो जाए या दिल खून को मुकम्मल तौर पे पंप करना बंद कर दे या दिल अपना काम करना छोड़ दे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है जो बीमारी आती है उसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अब जब हमारे पास जैसे कि मैंने पहले बताया कि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती तो हमारे जिस्म में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि दिल के सबसे पास जो ऑर्गन आता है हमारे पास वो है लंग्स, तो इसमें मोस्ट कॉमनली जो फ्लूइड इकट्ठा होता है वो लंग्स के अंदर हो सकता है, बाकी टिश्यूज़ के अंदर भी हो सकता है हमारे पास। और हार्ट फेलियर में हमारे पास ये भी समटाइम्स होता है कि दिल की एक साइड यानी कि राइट या लेफ्ट दोनों साइड जो है वो भी बंद हो सकती हैं, और क्या हो सकता है कि सिर्फ एक साइड ही हमारे पास बंद हो चुकी हुई हो और एक साइड जो है वो अभी भी वर्क कर रही हो। कॉजेज़ में हमारे पास आ जाता है हाइपरटेंशन, अगर बहुत शदीद 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और अगर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से भी अगर ऊपर चला जाए हमारे पास बीपी, तो फिर हमारे पास जो है ये कंडीशंस आ सकती हैं। इस्केमिक हार्ट की डिजीज़ आ सकती है, कार्डियोमायोपैथी आ सकती है, वॉल्व्स जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी जो मसाइल जो हैं वो कार्डियक जो है हमारे पास फेलियर कॉज कर सकते हैं। सिम्टम्स में हमारे पास आ जाते हैं कि सांस नहीं ली जाती पेशेंट से, एक्सर्शन करे या वो आराम करे उसके दौरान जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो पेशेंट को फील होगी। मुसलसल जो है वो पेशेंट को खांसी रहती है और सांस लेता है तो एक आवाज़ के साथ जो है वो सांस लेता है। फटीग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, लेग्स के अंदर जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, एंकल्स की साइड पे स्वेलिंग हो सकती है, पेट में एब्डोमेन में जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो सकती है या इरेगुलर हो सकती है, कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई। तो ये जो है वो हमारे पास सिम्टम्स आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगेन हमारे पास वही टेस्ट सारे आ जाएंगे, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग टेस्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन हमारे पास हो सकती है, ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में हमारे पास वही अद्वियात जो है वो इस्तेमाल होंगी। कार्डियक जो हमारे पास डिजीज़ हैं उन सब के अंदर जो है बेसिकली बेसिक मसला हमारे पास जो है ब्लड वेजल्स का तंग होना या ब्लॉक होना होता है हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास आर्टरीज को खोलने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं तो वो सारी बीमारियों में ऑलमोस्ट सेम अद्वियात इस्तेमाल होंगी। लाइफस्टाइल इसमें बेटर किया जाएगा, और बाकी जो है वो हम इम्प्लांटेशन भी करवा सकते हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ख़त्म हुआ। आई होप कि ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा।